वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में एंड रूल 2A। क्या कहता है वो कि इसमें उसको एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है। कोई सैलरी पे कोई व्यक्ति है और उसको HRA मिल रहा है तो कुछ एग्जम्पशंस हैं जो उसको प्रोवाइड है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं HRA होता क्या है। हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मीन्स समझिए मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे पास कार्यरत है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में रहने के लिए मैंने आपको घर दे दिया है, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखी है। मैंने आपको यहां से बैंगलोर भेज दिया कि जी आप बैंगलोर संभालिए, ठीक है। सपोज करिए बैंगलोर में मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आप वहां पर रहें, ठीक है। मैंने क्या किया, आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे दिए कि ये आप रखिए 15,000 रुपए पर मंथ HRA रखिए। क्या रखिए? हाउस रेंट अलाउंस। आप बैंगलोर में कहीं भी रहिए, मेरे ऑफिस में 10 बजे आ जाइए, ठीक है। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम इनकम अंडर द हेड सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो उस समय पर उसको कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो उन एग्जम्पशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो रह कहां रहा है, ठीक है, भारत के किस हिस्से में रह रहा है, ये पता करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बता रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम मानेंगे कि वो कहां रह रहा है और अदर सिटीज में रह रहा है। तो देखें, सबसे पहले देखेंगे अगर वो रह रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, और अदर सिटीज। कुछ बच्चे ये प्रश्न करेंगे और करते भी हैं कि सर वो तो नोएडा रह रहा है, नोएडा भी तो दिल्ली NCR में आता है, ठीक है, लेकिन इन चारों में से आता है क्या? नहीं, NCR में तो आता है लेकिन दिल्ली में नहीं आता। स्टेट क्या लग जाती है? उत्तर प्रदेश। करेक्ट? समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगर वो इन चार में रहता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, और वो अदरवाइज इनके अलावा इन चार सिटीज के अलावा रहता है तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे ए पॉइंट, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज HRA, इसमें भी लिखेंगे हम लोग ए पॉइंट, actual amount received as HRA, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बी पॉइंट, 50% ऑफ सैलरी। क्या लिखें? 50% ऑफ सैलरी। यहां पर बी पॉइंट मेरे पास क्या है? 40% ऑफ सैलरी, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास सी पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सी पॉइंट यहां पर भी आएगा हमारे पास सेम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से समझने की और बारीकी चीज ये है कि अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहता है तो आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ यहां पर 50% आएगा, 50% ऑफ सैलरी। अगर वो कुछ नहीं बता रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो अदर सिटीज में रह रहा है। क्वेश्चन कई बार बता देगा कि वो चेन्नई में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में। अगर नहीं साइलेंट है तो हम मानेंगे कि वो इन चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ करके कहीं और रह रहा है, यानी नोएडा में रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? महाराष्ट्र में रह रहा है। अब महाराष्ट्र में मुंबई है, पूरा महाराष्ट्र नहीं ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं, सिर्फ मुंबई को लेना है हमें, सिटी को, ठीक है। तो सिटी क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, करेक्ट। समझ पा रहे हैं बात को? अब फिर हमने ध्यान रखना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज HRA, 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सिर्फ चेंजेस क्या है? यहां 50 है और यहां 40 है। अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है
तो 50% है, अदरवाइज वो 40% है। अब वो पूछता है कि एग्जेम्प्ट क्या होगा। एग्जेम्प्ट होगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। इन तीनों में मान लीजिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी अमाउंट हमारा कम आएगा वही एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, एग्जेम्प्ट क्या होगा, विच एवर इज लेस। इन तीनों में जो भी कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब मीनिंग ऑफ सैलरी, यहां देखें, यहां लिखा है मीनिंग ऑफ सैलरी। कौन सी सैलरी? तो सैलरी को पता करेंगे, तो यहां लिख रहा हूं मैं मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी में हमारे पास आ जाएगी बेसिक सैलरी प्लस डीए, कौन सा वाला, फॉर्मिंग पार्ट, क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग, प्लस क्या करेंगे, लिखेंगे कमीशन फिक्स्ड परसेंट ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। देखिए, बेसिक सैलरी उठा लीजिए, डीए ले लीजिए, फॉर्मिंग पार्ट इफ गिवन है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। कमीशन फिक्स परसेंट ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने कोई सेल की, मान लीजिए टर्नओवर हुई 50 लाख रुपए, और उसने बताया कि 2% का कमीशन उसे मिला है, तो 1 लाख रुपए यहां ऐड हो जाएगा। बात समझ में? कुछ ही क्वेश्चन में 50 में से 2 या 3 क्वेश्चंस में कमीशंस के बारे में होगा, अदरवाइज सैलरी के लिए हमें सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए फॉर्मिंग पार्ट चलेगा। करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को? देखिए, अगर क्वेश्चन के बीच में कुछ चेंजेस अगर दे रखे हों, अगर सैलरी के बारे में अगर बीच में कोई सैलरी चेंज हो गई है, समझ रहे, कोई बीच में सैलरी चेंज हुई, सैलरी घटती बढ़ती है, मान लीजिए नवंबर में उसकी सैलरी चेंज हो गई, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको बहुत केयरफुल रहना है। नेक्स्ट क्या, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। कहने का मतलब क्या था, पहले वो दिल्ली में रह रहा था, तो दिल्ली में कितना था, 50%, ठीक है, यहां पर सैलरी का 50%। अब वो चला गया नोएडा, तो कैलकुलेशन 40%, यानी जितने समय तक वो अगर दिल्ली में रहा है तो इस यहां से कैलकुलेशन होगी उतने पीरियड की, और अगर वो नोएडा चला गया है तो फिर ये कैलकुलेशन होगी। करेक्ट, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेंट पेड। उसने कोई रेंट पेड जो किया, मान लीजिए रेंट जहां वो रह रहा था, पहले वो रेंट दे रहा था 8,000 रुपए, ठीक है, अब रेंट हो गया उसका 10,000 रुपए, यानी मान लीजिए 8 महीने उसने जो रेंट दिया 8,000 रुपए। करेक्ट, अब जो रेंट 4 महीने जो उसने दिया है वो दिया है 10,000 रुपए, तो फिर आपको दोबारा से तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एचआरए अगर वो रिसीव कर रहा है, एचआरए में चेंजेस हो गया, मान लीजिए यहां एचआरए उसे 15,000 रुपए मिल रहा था, ठीक है, फिर मान लीजिए 3 महीने से 15,000 रुपए मिला, और एचआरए फिर बढ़ करके उसको 9 महीने 20,000 रुपए मिला है, तो उस कंडीशन में बी केयरफुल, आपने बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, उतने उतने पीरियड की कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी, जहां जहां चेंजेस हुए हैं वहां आपने रुकना पड़ेगा, उसको ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एग्जाम्पशन ऑफ एचआरए अंडर सेक्शन 10 subsection 13A shall not be allowed to the employee if he opts to be taxed under section 115BAC। ध्यान रखना है, उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर उसने ऑप्ट किया है क्या, अंडर सेक्शन 115BAC को अगर उसने ऑप्ट किया है तो उसको कोई एग्जम्पशन एचआरए की प्रोवाइड नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? और बहुत केयरफुल रहना है। एक चीज और है, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि वो अपने रिलेटिव्स के घर रहने लग गया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं कि वो अपने रिलेटिव्स के घर, जस्ट सपोज करिए अपनी बुआ के घर रहने लग गया, ठीक है, मान लीजिए वो आया लखनऊ से दिल्ली रहने, ठीक है, और दिल्ली में अपनी बुआ के घर रह रहा है, किराया दे रहा है क्या, नहीं दे। ध्यान से समझना, हम बहुत ईमानदारी से टैक्स पढ़ रहे हैं, लोग करते होंगे घपला, हमें नहीं पता, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से टैक्स पढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात, वो क्या कर रहा है, अपनी बुआ के यहां दिल्ली में रह रहा है और जॉब भी कर रहा है। अब क्या हुआ,
एचआरए तो उसको मिल रहा है, क्या उसको एग्जामिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो रेंट पेड ही नहीं किया, क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल करनी है ना कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि उसने तो कोई भुगतान किया ही नहीं। तो उस कंडीशन में उसके ऊपर ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, उसको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, वो टोटल जो अमाउंट वो रिसीव कर रहा है वो सीधा का सीधा टैक्सेबल हो जाएगा उसका। ठीक है, हम लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी में, लिखेंगे बेसिक सैलरी टोटल उसकी, एचआरए टोटल अमाउंट, कोई एग्जामिशन उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्या कह रहा था, अपने रिलेटिव के घर रह रहा था और उसने कोई भी किराया नहीं दिया है। चलिए जी, अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है मेरे पास, ए एंटाइटल टू ए बेसिक सैलरी ऑफ 25,000 एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ ₹5,000 पर एनम, 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। क्या है? पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी मिल गया मुझे फॉर्मिंग पार्ट। करेक्ट। वो कह रहा है ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू एचआरए, वो कह रहा है एचआरए मिलता है उनको 10,000 पर मंथ। ही एक्चुअली पेज 10,000 पर मंथ एज रेंट फॉर ए हाउस इन दिल्ली। देखें, कंफर्म हो गया, वो कहां है? यहां पर। ठीक है, तो इसको हम लिख के सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले ए पॉइंट को सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट क्या कहता है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एज एचआरए, तो जो उन्हें एचआरए मिल रहा है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 10,000 इंटू 12, यानी 1,20,000 रुपए का उनको एचआरए मिलता है। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट बी कहता है 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी को फाइंड आउट करेंगे कि वो सैलरी क्या है। देखिए, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलिए, सब कुछ आपके पास है। बेसिक सैलरी, सबसे पहले उसकी जो बेसिक सैलरी हमें दी हुई है 25,000 पर मंथ दे रखी है, तो 25,000 इंटू 12, ठीक है, तो मेरे पास आ गया कितना? 3 लाख रुपीस। कितना हो गया? 3 लाख क्या आ गई मेरी बेसिक सैलरी। करेक्ट। अब वो कहता है डीए जो है फॉर्मिंग पार्ट मिल रहा है उन्हें कितना? 5,000 रुपीज पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है टोटल डीए, जिसका 40% क्या है? फॉर्मिंग पार्ट। देखिए जी, सिंपल सी बात मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी 5,000 रुपए उनको मिल रहे हैं। ठीक है, 5,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से कितना मिलेगा जी? 60,000 रुपए। उसका कितना फॉर्मिंग पार्ट है बताइए? फॉर्मिंग पार्ट कितना है हमारे पास? देखिए, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है नीचे, उसका 40%, यानी 40%, तो 40% इसका निकालेंगे तो ये आ गया मेरे पास 24,000। बात समझ पा रहे हैं? तो 24,000 मेरे पास ये आ गया। तो टोटल सैलरी, अगर मुझे सैलरी पता करनी पड़े तो टोटल आ गया 3,24,000 रुपए सैलरी आ गई। बात समझ रहे हैं? उसमें कमीशन हमें दिया नहीं है, छोड़ देंगे। बेसिक सैलरी उसने बताई 25,000, 12 मंथ्स के हिसाब से 3 लाख रुपए। उसने बोला 5,000 रुपए डीए मिलता है उनको, जो कि जिसमें कि 40% फॉर्मिंग वाला, 40% पिक कर लिया हमने। करेक्ट। तो टोटल आ गया 3,24,000। क्या आ गया मेरे पास? सैलरी। अब इसका 50% ऑफ सैलरी बोल रहा था वो। ठीक है, वो निकाला मैंने, तो 3,24,000 का 50% अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आ गया मेरे पास पॉइंट कितना? 1,62,000 रुपए। बात समझ आती है? देखिए, मैं उनको सर्कल कर रहा हूं जो जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सी पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसने बताया था कि वो जो दिल्ली में रह रहा है उसका किराया भी दे रहा है, वो ही एक्चुअली पेज 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो दे रहा है, यानी 10,000 इंटू 12, 12 महीने ही रहा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, यानी 32,400 रुपए क्या आ गया मेरे पास? 10% ऑफ सैलरी। तो यहां देखेंगे, हम इसे निकालेंगे तो ये हो गया 1,20,000 माइनस 32,400 रुपए। बोलो, समझ आती है बात या नहीं आती है? बोलिए। यहां क्लियर हो रही हैं चीजें, बहुत आसान है। उसने बोला कि सबसे पहले ए पॉइंट क्या था, हमें पता लगा वो दिल्ली में रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहा है, तो पॉइंट ये आएगा। अगर वो कुछ नहीं बताता तो हम ये एज्यूम कर लेते, नोएडा होता तब भी यही ले लेते, गुड़गांव होता तब भी। तो सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव 10,000 इंटू 12, क्या मिल रहा है उसको? एचआरए मिल रहा है। करेक्ट। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी फाइंड आउट की,
50% कर दिया। देन कह रहा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट उसने ये पेड किया है, बोलो हाँ, दे रखा है क्वेश्चन में, बॉटम में आ रहा है आपके पास। तो मुझे अब क्या पता चला, तो ये आ गया 87,600। ठीक है, ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, उसने कहा एग्जेम्प्ट, क्या बताया था, नीचे देखो यहां लिखा है एग्जेम्प्ट विच एवर इज लेस। अब इन तीनों में से एग्जेम्प्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट ये वाला होगा। कौन सा पॉइंट, देखिए तीनों में से सबसे कम कौन है, ये है। ठीक है, जब हम इसकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है, जब सैलरी बनाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम, मान लीजिए यहां पर इसको टोटल कितना मिल रहा है, 1,20,000। देखिए ना, 1,20,000 रुपए टोटल क्या मिल रहा है इसको, HRA बोलिए, और एग्जेम्प्ट कितना हुआ उनका, ये हुआ 87,600। ठीक है, तो 32,400 रुपए ये क्या हो गया उनका ग्रॉस सैलरी में हम ऐड कर देंगे। इसके ऊपर टैक्स लग गया, ये टैक्स ग्रॉस सैलरी में इसको ऐड कर देंगे। करेक्ट, हमारा सिर्फ इतना काम है, आपने ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वो रह कहां रहा है। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों सिटीज में रह रहा है तो ये वाला पॉइंट, अगर कहीं और किसी और सिटी में रह रहा है, दरभंगा में रह रहा है, तो ये लगा दो, खत्म। समझ पा रहे हैं बात को। और फिर सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है। कैलकुलेशन अटकेगी कब, जब हमारी सैलरी चेंज हो जाए। मैंने अभी बताया था आपको, सैलरी चेंज हो जाए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो जाए, मतलब जो उसको जो डीए मिल रहा था वो एचआरए चेंज हो जाए, सॉरी डीए कह रहा हूं, एचआरए जो मिल रहा था वो चेंज हो जाए। करेक्ट, और सैलरी जो 50% जस्ट सपोज करिए वो अभी दिल्ली में रह रहा था, फिर उसने कहा 3 महीने बाद वो नोएडा चला गया, तो फिर नोएडा में यहां आ जाएगा। करेक्ट, रेंट पे जो वो कर रहा था, रेंट पे मान लीजिए दिल्ली में 10,000 कर रहा था, वहां 15,000 कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमने क्वेश्चन को समझना है तरीके से, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।